माकन का मिशन मरुधरा। सबसे पहले बात मिशन मरुधरा की माकन की। माकन का केंद्र पर हमला। इस दौरान माकन ने केंद्र पर जमकर हमला बोला, केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा किसान शर्मनाक स्थिति में है, 45 दिनों से सर्दी में बैठे हैं किसान, सरकार किसानों की बात नहीं मान रही। बीजेपी विधायक किसानों पर आरोप लगा रहे हैं। केंद्र के खिलाफ अब 15 जनवरी को आंदोलन कांग्रेस करेगी। देश भर में राजभवन का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन मिशन मरुधरा पर हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर माकन ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही किसानों के मुद्दों पर भी बातचीत की। माकन ने 15 जनवरी को पूरे देश के राजभवनों के घेराव की चेतावनी भी दी। शर्म की बात है कि केंद्र सरकार किसानों की बात को अनसुनी कर रही है, और शायद उससे भी बड़ी दुख की बात यह है जब जले पे नमक छिड़का जाता है, जब भाजपा के विधायक इन किसानों के आंदोलन का मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ पे राजस्थान के विधायक ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये लोग पिकनिक मना रहे हैं। दुख की बात यह है कि लगभग 60 किसान अपनी जान दे चुके हैं वहाँ। कई किसान और कई संत तो आत्महत्या तक करने के ऊपर मजबूर हो गए, और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता उनकी बात सुनने की जगह उनका मजाक उड़ाएं, उनका तिरस्कार करें, तो इससे बड़े दुख की बात नहीं हो सकती। और कांग्रेस पार्टी इसकी तीव्र भर्त्सना करती है और किसानों के साथ खड़ी है। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके समर्थन के अंदर भी पूरे देशव्यापी कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन करने का उनके समर्थन में निर्णय किया है। तो 15 तारीख को देश भर में राजभवनों का घेराव किया जाएगा। शर्म की बात है कि पीसीसी में आज महामंथन होगा। प्रदेश कार्यकारिणी की आज पहली बैठक होगी। आज दोपहर 3 बजे पीसीसी में बैठक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। अजय माकन और मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर अजय माकन है। निकाय चुनाव पर रणनीति इस दौरान बनाई जाएगी। गोवर्धन मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। गोवर्धन, 3 बजे यानी तकरीबन अब 2 घंटे रह गए हैं इस बैठक को होने में, क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी की कांग्रेस की पहली बैठक है, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सीएम अशोक गहलोत, ये तीनों बड़े नेता इन पदाधिकारियों को आगामी जो निकाय चुनाव हैं उनको लेकर के टास्क देंगे। इसके अलावा संगठन की आगे की जो गतिविधियां हैं, आगे जो काम हाथ में लिए जाने, उनको लेकर के भी चर्चा होगी। संगठन का एक बड़ा काम अभी 15 तारीख को किसान आंदोलन के समर्थन में और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का राजभवन घेराव और धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम है। उसको लेकर के भी इन पदाधिकारियों को टास्क दिए जाएंगे, क्योंकि जिले भर में हर जो प्रदेश प्रभारी है उसको जिले का और संभाग का चार्ज दिया गया है। कल जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें सचिवों को जिलों का चार्ज दिया गया है और उपाध्यक्ष हैं उनको संभाग प्रभारी बनाया गया है। तो उस हिसाब से जो संगठन को एक तरह से ओवरहोलिंग का जो प्रोसेस है उसके दौर से अभी गुजरना होगा। इन पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं और सबकी निगाह आज की इस बैठक में टिकी हुई है कि पहली बैठक में क्या रिजोल्यूशन लिया जाता है, क्या टास्क दिया जाता है। हमारे साथ पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश सचिव और झुंझुनू के जिला प्रभारी फूल सिंह ओला मौजूद हैं। फूल सिंह जी, पहली बैठक है आज प्रदेश कार्यकारिणी की, लंबे अरसे बाद प्रदेश कार्यकारिणी बनी और ये प्रदेश कार्यकारिणी की आज पहली बैठक है। क्या उम्मीद है, क्या बड़े टास्क हैं वो आप लोगों को दिए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और प्रभारी राजस्थान अजय माकन जी ने जिस प्रकार से कार्यकारिणी का गठन किया है, बहुत ही संतुलित और बहुत ही सामाजिक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए और अच्छे कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में स्थान दिया है। मैं ऐसा सोचता हूं कि निश्चित रूप से जो ज्वलंत मुद्दे इस वक्त किसानों के बिल के संबंध में हैं, नगरपालिकाओं की चुनाव भी हैं, इन सभी बातों पे हमारे नेता जो हैं क्या टास्क देते हैं, कैसे हमें उसके लिए करना है,
वो सब इस मीटिंग में तय होगा। और निश्चित रूप से हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से आज केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों, मजदूरों, युवाओं निकाय चुनाव को कितनी बड़ी चुनौती आप कांग्रेस के लिए मानते हैं? क्योंकि पिछले जो पंचायत चुनाव थे उनमें ढंग का प्रदर्शन नहीं रहा, हालांकि जो 50 शहरी निकाय है उनमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा था, तो अब दबाव आपके ऊपर 90 निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस का रहेगा? हाँ, बिल्कुल जो है सरकार और संगठन का जो है सामंजस्य है, उस प्रकार से इन आने वाले निकाय चुनावों में और जिस प्रकार से हमारी पार्टी का जो नेतृत्व है उन्होंने जो तैयारी की है और जो सबको टास्क दिया गया है, इन निकाय चुनावों में हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। तो जो मुख्य मुद्दा है वो निकाय चुनाव में पार्टी के परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, क्योंकि 50 निकायों में कांग्रेस ने जिस तरह प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन को अब दोहराने की चुनौती इन 90 निकाय में रहेगी। हालांकि इन 90 निकाय में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं ग्राउंड की वो अलग है। ये अलग बात है कि सारे जो प्रभारी है, अब तक जो चुनाव हुए थे, 3 जो चुनाव थे नगर निगम के, 50 स्थानीय निकाय के और पंचायत राज के चुनाव, उनमें कांग्रेस बिना पार्टी पदाधिकारियों के मैदान में उतरी थी, जिनमें मिला जुला परिणाम रहा था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना संगठन पदाधिकारियों के चुनाव मैदान में उतरना उतना कांग्रेस के लिए मुफीद साबित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहां पर रिजल्ट उस अनुरूप नहीं आए जैसा कांग्रेस चाह रही थी। अब चूंकि संगठन पदाधिकारियों के साथ पार्टी चुनाव मैदान में उतर रही है, तो इन संगठन पदाधिकारियों की अब जिम्मेदारी है कि वो पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो ठीक करे। तो ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस की नवगठित जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके सामने इसी महीने आने वाली है, और इसीलिए मंथन के लिए आज बड़े नेताओं ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है और उसमें सब नेताओं को चुनावी जीत के टास्क दिए जाएंगे, चुनावी जीत के टिप्स दिए जाएंगे और जिम्मेदारियां भी दी जाएंगी। आगे संगठन को जो गतिविधियां हाथ में ली जानी है, चर्चा इस बात की भी है कि अब नई साल में पहले क्वार्टर में मतलब मार्च के आसपास कांग्रेस का एक अधिवेशन भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि अब तक की जो बैठकें हुई थी उनमें सीएम अशोक गहलोत भी नेताओं को ये कह चुके हैं कि कांग्रेस का एक अधिवेशन बुला करके जो पॉपुलर डिमांड्स हैं उनके बारे में एक प्रस्ताव बना करके और सरकार को भेजा जाना चाहिए, ये सीएम की ओर से कहा गया। तो इसकी ओर लेकर के भी तैयारी या चर्चा आज की बैठक में की जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने एक मॉडल ये भी अपनाया है कि जो पॉपुलर डिमांड्स हैं वो विपक्ष उठाए, उससे पहले ही प्रदेश कार्यकारिणी या प्रदेश कांग्रेस है वो अपना एक प्रपोजल प्रस्ताव बना करके सरकार को भेज दे, ताकि विपक्ष को मौका माहौल बनाने का नहीं मिले, उनको मुद्दा बनाने का मौका नहीं मिले, डिमांड भी कांग्रेस जनरेट कर दे और उसको पूरा भी कांग्रेस सरकार कर दे। तो ये फार्मूला भी सीएम की ओर से और बड़े नेताओं की ओर से बनाया गया है। हालांकि इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज की बैठक पर निगाहें सबकी टिकी हुई है कि क्या टास्क और टिप्स नेताओं को दिए जाते हैं। जी, टिप्स एक और जरूरी होगा गोवर्धन। देखिए, पिछले चुनाव में जो परिणाम आया, बिना संगठन के जो परिणाम कांग्रेस ने लिया पिछले चुनाव में, उससे उम्मीदें और बढ़ गई होंगी। चुनौती हैं, उम्मीदें भी होंगी। अब ये उम्मीदें कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इसके लिए भी गुरु मंत्र दिया जा सकता है आज। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि संगठनात्मक गतिविधियों के साथ में चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करना ये किसी भी पार्टी के लिए प्राथमिक टारगेट होता है। तो यही टारगेट आज इन नेताओं को भी दिया जाएगा। साथ ही ग्राउंड स्तर पर जो टिकट वितरण के लिए पर्यवेक्षक भेजे जाने हैं, किस तरह टिकट वितरण के मापदंड तय किए जाने हैं, उसको लेकर के भी चर्चा होगी। हालांकि मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि अब तक चुनावों में जो स्थानीय स्तर के चुनाव हैं उनमें टिकट वितरण का काम, टिकट वितरण में मुख्य तौर से विधायकों और हारे हुए विधायक उम्मीदवार हैं उन्हीं की ही चलती आई है। तो ये पैटर्न है पुराना, ये इस बार भी 90 स्थानीय निकायों में भी अपनाए जाने की पूरी संभावना है, लेकिन पैरामीटर जरूर तय किए जाएंगे। और आज की बैठक में 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा करके और जो टास्क है वो इन पार्टी पदाधिकारियों को दिया जाएगा, क्योंकि पहली बैठक है प्रदेश कार्यकारिणी की। तो उम्मीदें और नजरें सबकी, कांग्रेस नेताओं की भी और राजनीतिक प्रेक्षकों की भी इस बैठक पर टिकी हुई है कि क्या नतीजे इस बैठक के निकल करके सामने आते हैं। हालांकि 2 बड़े मुद्दे अभी भी अनसुलझे राजनीतिक तौर से पड़े हुए हैं। राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर जी, बिल्कुल गोवर्धन, ये मान लिया जाए अब कल से तमाम पदाधिकारी मैदान में उतर जाएंगे।
हाँ बिल्कुल, देखिए संभावना इसी बात की है क्योंकि चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ग्राउंड स्तर पर जो विधायक हैं वो उम्मीदवारों के चयन के लिए उन्होंने पैरेलल कोशिशें शुरू कर दी हैं। बैठ के कई जो विधायक हैं उन्होंने बैठ के लेकर के रायशुमारी करना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आधिकारिक तौर से पर्यवेक्षक बना करके और रायशुमारी के लिए जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक प्रैक्टिकल रूप से वो एक्सरसाइज शुरू हुई हम नहीं मान सकेंगे। तो आज की बैठक में इसको लेकर के भी चर्चा हो जाएगी कि कब तक पर्यवेक्षक भेजे जाएंगे। हालांकि संभावना इस बात की है कि सोमवार मंगलवार तक ये काम पूरा करके और पर्यवेक्षकों को ग्राउंड पर भेजे जाने की तैयारियां वहां चल रही है। आज चूंकि प्रदेश प्रभारी यहां आए हुए हैं तो उनके साथ चर्चा करके और उसके बाद पीसीसी चीफ हैं वो पर्यवेक्षक भेजने और पर्यवेक्षक नियुक्त करने का काम भी कर सकते हैं। लेकिन जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है उसमें भी पर्यवेक्षकों सहित जो टिकट वितरण के मापदंड है उनके ऊपर भी चर्चा होगी और चुनावी मैनेजमेंट को लेकर के भी इन पार्टी पदाधिकारियों के साथ में चर्चाएं की जाएंगी, क्योंकि पिछले दिनों जो गलतियां चुनाव के दौरान हुई हैं वो गलतियों को रिपीट न किए जाना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहेगा। दूसरा, पार्टी के भीतर जो कई जगह स्थानीय चुनाव में भीतर घात की बड़ी समस्या रहती है, बगावत की बड़ी समस्या रहती है, उससे निपटना भी 3 बजे का रहेगा। 3 बजे के बाद चुनौती इस मीटिंग के खत्म होने का रहेगा। क्या क्या जिम्मेदारियां दी जाएगी ये भी पता चलेगा और किस तरह से अब पूरी तैयारी के साथ ये पदाधिकारी मैदान में उतरेंगे ये भी आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो पीसीसी में आज महामंथन होने जा रहा है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। 3 बजे पहली बैठक प्रदेश कार्यकारिणी की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मरुधरा भी अब वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसे लेकर आज चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविशील्ड वैक्सीन लगेगी। रघु शर्मा ने कहा कि 16 जनवरी से पहले वैक्सीन मुहैया होने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में ड्राई रन किया गया, वो भी सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया और ये जो हमारे त्योहार है उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज्यादातर तैयारियां तो हमारी होती है पहले से ही है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में मिलिट्री, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इसमें राजस्व विभाग के लोग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उनको भी हमने सम्मिलित कर लिया है। उनका भी डाटा करीब 21,305 कार्मिकों का डाटा वो भी अपलोड हो गया है। 3.5 लाख लोगों का जो ये कैटेगरी मैंने बताई है उनका डाटा अपलोड हुआ है 2,969। वो प्राइवेट सेक्टर में जो चिकित्सा संस्थान है सत्र स्थल के लिए हमने चिन्हित किया है। वैक्सीन 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे रखी जाएगी और राज्य स्तर पर 3 जगह जहां पे एयर ट्रैफिक की सुविधा उपलब्ध है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, उस स्टेट लेवल के भंडारण के केंद्र चिन्हित किए गए हैं। 34 जिले हैं हमारे, वहां पे भी वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं और जो सीएससी और पीएससी है हमारी, उसमें 2,444 जगह पे कोल्ड चेन पॉइंट्स वो वर्किंग कंडीशन में बना दिए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, 2 मीटिंग उसकी हो गई है और हमारे जो प्रमुख शासन सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी है, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी, उसकी भी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ने 16 तारीख को ही, पिछली 16 तारीख को सारे जिला कलेक्टर्स को वीसी के माध्यम से उनसे भी बात की है। ओरिएंटेशन का प्रोग्राम करीब करीब पूरा हो चुका है। ऐसी कोई तैयारी नहीं है जो राजस्थान ने पूरी नहीं की हो। राजस्थान वैक्सीनेशन के लिए तैयार है। वैक्सीन वो हमें उम्मीद है कि 16 तारीख से पहले हमको उपलब्ध करा देंगे। ये एक तो कौन सी वैक्सीन आ रही है राजस्थान में? कोविशील्ड। हमने जो आपको फिगर दिया है कि 4.5 लाख लोगों को पहले फेज में लगाने का लक्ष्य है, तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये तो कम से कम मिलेगी कि स्टेट लेवल के हमने जो स्टोरेज के सेंटर बनाए हैं जहां पे एयर ट्रैफिक है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, जयपुर में है, तो ये 3 जगह पे पहले भंडारण होगा। फिर हमारा
7 संभागीय मुख्यालय पे दूसरा भंडारण होगा, 34 जिला मुख्यालय पे तीसरा भंडारण होगा और 2444 जो CSC PSC है, तो ये पूरी कोल्ड चेन हमारी डेवलप की गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान को अपनी पूरी प्लानिंग बताई। डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक व्यास ने। पूरे देश में 16 तारीख से वैक्सीनेशन का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा और राजस्थान में भी चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की अगुवाई में चिकित्सा महकमा पूरी तरीके से तैयार है। हमारे साथ में डॉक्टर रघु शर्मा खुद बातचीत के लिए मौजूद है। रघु जी, चिकित्सा महकमा पूरी तरीके से तैयार है वैक्सीनेशन को लेकर 16 तारीख से? बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह तैयार है। पहले 2 तारीख को जब ड्राई रन हुआ था वो भी हमने सक्सेसफुल किया। भारत सरकार ने 3 जगह कैपिटल में करने के लिए कहा, हमने राजस्थान के 7 जिलों में 18 जगह किया। फिर 8 जनवरी को पूरे स्टेट में जो ड्राई रन हुआ, सारे 34 जो हमारे मेडिकल के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी सक्सेसफुल रहा। और अब 16 तारीख से जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसकी पूरी तैयारियां हो गई है। हमारे ट्रेनिंग का प्रोग्राम, जिला कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, हेल्थ केयर वर्कर वैक्सीनेटर्स जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उनको ट्रेन किया जा चुका। करीब 1,16,910 1,11,910 लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो पहले दौर में जो पहला चरण है उसमें किस कैटेगरी के लोगों को जो वैक्सीनेशन है वो दी जाएगी और लगभग उनकी संख्या क्या होगी? 4.5 लाख करीब पहले दौर में हम वैक्सीनेशन देंगे लोगों को। उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर है, हमारी जो आंगनबाड़ी है, सहायिका है, ये जो कार्यकर्ता हैं, तो इन सब लोगों को भारत सरकार के लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको, उन सबको मिला के 4.5 लाख के करीब फिगर बनेगा। मंत्री जी, इसके भंडारण को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी अभी फिलहाल? 3 जगह तो स्टेट लेवल के बनाए हमने भंडारण के केंद्र, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर, और 7 डिवीजन हेडक्वार्टर पे है। 34 जिला जो हमारे हैं मेडिकल के उन मुख्यालय पे है और 2444 वो कोल्ड चेन हमने CSC PSC पे बनाई है। फिर एक वैक्सीनेशन को लेकर आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात ये कही कि यदि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारियां की है तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए, इस पर राजनीति जैसी बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ दल जो राजनीति इस पर कर रहे थे उसको लेकर। कि पूरे देश में कोरोना महामारी से लड़ाई भारत सरकार और राज्यों ने मिलकर लड़ी है। ये महामारी के अंदर मैं समझता हूं यहाँ राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी ने पहली मीटिंग की तो हमारी अपोजिशन पार्टी के लोगों को बुला के बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया। जब महामारी आती है तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी की जिंदगी बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी का काम होता है। आज भी जब वैक्सीन देने की बात आ रही है तो भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके ही इस कार्यक्रम को हम आम आदमी तक ले जा सकते हैं। भरोसा करना चाहिए कुल मिलाकर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ दीपक व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में आगामी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा मुख्यालय में बैठक चल रही है। बैठक में आगामी चुनाव जीतने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सांसद सीपी जोशी समेत चुनाव के लिए लगाए गए प्रभारी बैठक में मौजूद हैं। मरुधरा में प्रदेश बीजेपी में भी तकरार बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने से नाराज उनके समर्थक अब सोशल मीडिया पर अलग मंच बनाकर सक्रिय हो गए हैं। हालांकि प्रदेश नेतृत्व इसे लगातार खारिज करने में जुटा है। मरुधरा बीजेपी में मचा अंदरूनी घमासान। प्रदेश बीजेपी और राजे समर्थक आमने सामने। सोशल मीडिया पर वसुंधरा समर्थकों का कैंपेन। जनता पार्टी में तो गुटबाजी है नहीं, क्योंकि हम लोग बीजेपी के झंडे के नीचे उसके संविधान का मान करते हुए कमल के फूल के लिए काम करते हैं। सुना आपने, प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का साफ कहना है कि बीजेपी में बिल्कुल गुटबाजी नहीं है और पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता कमल के फूल के नीचे संगठन के लिए काम करते हैं। लेकिन दूसरी ओर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थन में वायरल हो रहे सोशल मीडिया के पोस्ट कुछ अलग सियासी कहानी बयां कर रहे हैं। पहले पोस्ट में लिखा हुआ है, टीम वसुंधरा राजे 2023।
लक्ष्य 2023 राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी होंगी। जय जय राजस्थान कि वसुंधरा राजे जिंदाबाद। मिशन 2023 जय राजस्थान, जय राजस्थान। सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्ट वायरल होने के बाद प्रदेश बीजेपी नेता चिंतित हैं और पोस्ट से संबंधित पूरी जानकारी लेने की आवश्यकता बता रहे हैं कि अभी इसकी पूरी जानकारी की आवश्यकता है, क्योंकि अभी 1-2 दिन से ही सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी चर्चा ज्यादा हुई है। कौन लोग हैं, किस तरीके के लोग हैं, उनकी नीयत क्या है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हमारा संगठन इतना बड़ा है कि जहाँ व्यक्ति का महत्व कम और संगठन का ज्यादा है, और हम इसलिए चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम सब लोग मिलकर पार्टी के झंडे के नीचे पार्टी की मर्यादा में काम करते हैं। बहुत अपरिचित से लोग यदि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट चलाते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए कोई चुनौती भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उसमें हमारी तरफ से कोई ज्यादा गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। इन सोशल मीडिया पे जो पेज लेवल पे 2023 का लक्ष्य दिया गया, लक्ष्य में वसुंधरा राजे को सीएम प्रपोज किया जा रहा है कि लक्ष्य 2023 है और मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे होंगी। देखिए, कोई अपरिचित और सामान्य व्यक्ति किसी नेता की फोटो लगाता है, उसके बारे में चर्चा करता है, तो ये उनका अपनी एक अभिव्यक्ति की, उनकी अपनी बात है। जहाँ तक पार्टी के जिम्मेवार लोग हैं वो तो पार्टी के अनुशासन में बंधे हैं, सबको पता है। मरुधरा में सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है और कहा जा रहा है कि प्रदेश में वसुंधरा समर्थकों ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करना शुरू कर दिया है और साथ ही सभी जिलों में अपना जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। अलग से युवा संगठन और महिला संगठन भी तैयार किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश नेतृत्व इन बातों से साफ इनकार करते हुए कह रहा है कि ये पार्टी और संगठन के लिए कोई चुनौती नहीं है। बहुत अपरिचित से लोग यदि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट चलाते हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी के लिए, संगठन के लिए कोई चुनौती भी नहीं है, और मुझे लगता है कि उसमें हमारी तरफ से कोई ज्यादा गंभीरता की आवश्यकता नहीं है। हाल तक कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर चुटकी लेने वाले प्रदेश बीजेपी नेताओं की वसुंधरा के समर्थन में सोशल मीडिया पर सियासी पोस्ट देखकर नींद उड़ी हुई है और प्रदेश के बड़े नेता डैमेज कंट्रोल में जुटे हुए हैं। सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बच्चे अक्सर वो कर गुजरते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। उनका दिमाग, उनका जज्बा, उनका हौसला चट्टान सा मजबूत और पहाड़ जितना ऊंचा होता है। इसी हौसले को सलाम करने न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है टीवी का एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। बायजूस यंग जीनियस, जिसमें देश देखेगा उन बच्चों को जिनकी उम्र भले ही कच्ची हो लेकिन हुनर पक्का है, जिनकी उम्र भले ही कम हो लेकिन कद बड़ा है। किसी भी शहर, कस्बे या महानगर में रहने वाले ये बच्चे अपने दिमाग से, अंदाज से दुनिया को दंग कर दें। ये खास कार्यक्रम हम दिखाएंगे 16 जनवरी से, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं कुछ और कमाल के किड्स से। 13 साल की लुधियाना की नाम्या जोशी को दुनिया के कई देशों के लोग अपना गुरु मानते हैं। नाम्या माइनक्राफ्ट नाम के गेमिंग और डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म की महारथी हैं। वो माइनक्राफ्ट पर 50 से ज्यादा कोर्स डिजाइन कर चुकी हैं और हर हफ्ते भारत समेत 5 देशों के टीचर्स को कोर्स सिखाती हैं। उम्र को छोड़िए, हुनर को देखिए, जो अब इस बेटी की पहचान बन गई है। जिस उम्र में बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं, उस उम्र में ये बेटी पहले खुद सीखती है, फिर दूसरे बच्चों को सिखाती है। जब अपनी नॉलेज दूसरों को दे रहे हो, उसमें नॉलेज ज़्यादा बढ़ती है आपकी शेयर करने से। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो सीख रही हूँ मैं दूसरों को शेयर भी कर रही हूँ, ताकि वो भी दूसरों को सिखा सके, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ ईच वन कैन टीच 10। 13 साल, वैसे तो ये उम्र गुड्डे गुड़ियों से खेलने की है, लेकिन ये कंप्यूटर से खेलती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, वीडियो बनाती है, उसे YouTube पर डालती है ताकि इसके साथ दूसरे बच्चे भी सीख सकें। मेरा YouTube चैनल भी है जिस पर मैं जो भी सीखती हूँ मैं सारा कुछ बना के अपने YouTube चैनल पर डालती हूँ, ताकि लोग उसको देख के कुछ सीख सके। नाम्या 8वीं कक्षा की छात्रा है जो माइनक्राफ्ट के प्लेटफॉर्म पर फंक्शनल मशीन का मॉडल तैयार कर रही है। फिलहाल ये मॉडल अभी 50% तैयार हो चुका है
और 1 महीने में इसके पूरा होने की उम्मीद है। जैसे हमें 5 काम करना है और हमें 5 बार कुछ करना पड़ेगा, पर अगर हम एक ही बार में कुछ करें और वो 5 काम हो गए तो वो ईजिली हमारा काम हो जाता है। नाम्या ने माइंडक्राफ्ट में मशीन को रूप गोल्डबर्ग का नाम दिया है। इसमें कई टूल, स्क्रू, इनक्लाइंड प्लेन, पुली को एक साथ जोड़ दिया है और इसे जोड़कर एक फंक्शनल मशीन का मॉडल तैयार किया गया है, जिसके जरिए लकड़ी काटने, खेत में पानी के संरक्षण, पत्थर तोड़ने और पराली का सही इस्तेमाल करना एक साथ आसान हो जाएगा। अब जिनके बच्चे इतने मेधावी हों तो उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा ही। एक एशिया बर्लिन समिट में ये बोलने के लिए गई, देन इसको अडोबी एजुकेशन समिट पे उन्होंने एज अ स्पीकर इनवाइट किया था। अभी ब्रेनफील्ड वालों ने इसको बुलाया हुआ है। सर प्राउड फील होता है और उस टाइम पे माइंड में ये भी होता है कि ये बहुत मेहनत करती है ये। अगर हम अपने कंपैरिजन करें अपनी एज के अकॉर्डिंगली तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पंजाब के लुधियाना की नाम्या जोशी 5वीं क्लास से ही माइंडक्राफ्ट करती आ रही है। पहले वो सिर्फ गेमिंग के लिए इसका इस्तेमाल करती थी, फिर बुक सीरीज और अब मशीन का मॉडल तैयार कर रही है। और इसमें उनकी माँ और पिता के साथ दादाजी का भी पूरा सहयोग है। मतलब ये कि आप भी अपने बच्चों के हुनर को पहचानिए, तभी उनकी छोटी आंखों के बड़े सपने साकार होंगे। ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे ना जाने कितने और जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे ही अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग और हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ उनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 राजस्थान पर हर शनिवार शाम 7:30 बजे और रविवार दोपहर 12:30 बजे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलवर से। अलवर के किशनगढ़ में नगर परिषद चेयरमैन के बेटे के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर मोर्चा खोल दिया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। बता दें कि अज्ञात बदमाशों ने किशनगढ़ बास के गांव कुलताजपुर के पास हमला कर कार के शीशे तोड़ दिए थे। वहीं पूरे मामले में अलवर सांसद ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और प्रशासनिक सहायता का आश्वासन दिया था। वहीं कस्बे के व्यापारियों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर चेतावनी दी है। जी और हमारे शहर विधायक श्री बनवारी जी और सभी हमारे डाटा जी और उपस्थित हमारे यहाँ की किशनगढ़ की चेयरमैन महोदय, उप चेयरमैन भी और सभी व्यापारी वर्ग के लोग यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं। और जो व्यापारियों के अंदर रोष है इस सरकार के प्रति, इस प्रशासन के प्रति, इनके भाव से और इनके मन से और इनके वाणी से हमें सबको देखने को मिला भी। और हम सब के अंदर भी वही बात है कि जिस प्रकार से अपराध चरम पर है। आप देख रहे हैं अभी 4 दिन पहले एक सपात खान नाम का डीएसपी पकड़ा गया है, ट्रैप हुआ है। अनेकों ऐसे मामले पूरे प्रदेश में से निकल कर बाहर आ रहे हैं। कोटा के आरकेपुरम इलाके में पार्षद के नेतृत्व में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी लोगों की मांग है कि वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 15 दिनों से आरकेपुरम 20 सेक्टर में बदमाश घरों के बाहर खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे थे और कई बार मामले की शिकायत थाने पर करने के बावजूद भी पुलिस अपराधियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। स्थानीय पार्षद सुमित्रा खींची ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी है कि 4 दिन में अगर बदमाशों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीआई साहब से बोल दिया, 4 दिन का दे दिया हमने टाइम। 4 दिन के अंदर कार्रवाई कर दे, नहीं तो हम आगे करेंगे कार्रवाई। एसपी साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और अभी मिलने जाएंगे। कितने दिनों से गाड़ियों के शीशे टूटे? 15 दिन हो गए। 15 दिन से गाड़ियों के शीशे तोड़े, लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चलते हुए लोगों के ऊपर लाठियां, मतलब आवारा लोग चलते हुए लोगों। वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात न्यूज़ 18 के कैंपेन संजीवनी की। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है।
जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।